यहाँ पर अपन बात कर रहे थे कि डीएनए पॉलीमरेज इन यूकैरियोट्स में जो टाइप्स होते हैं इसका एक होता है अल्फा जो पॉलीमरेज होता है वो क्या करता है, प्राइमेज एक्टिविटी शो करता है। अल्फा होता है वो क्या करता है, प्राइमेज एक्टिविटी शो करता है। बीटा होता है, बीटा पॉलीमरेज जो क्या करता है, BER करता है यानी बेक्स एक्सचेंज रिपेयर मैकेनिज्म्स करता है। जो गामा होता है वो गामा क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रियल रेप्लिकेशन, या अपन ये कह सकते हैं माइटोकॉन्ड्रियल रेप्लिकेशन ना करके ये क्या करता है, ऑर्गेनल्स होते हैं उनको क्या करता है, रेप्लिकेशन करता है। ठीक है। दूसरा जो डेल्टा और एप्सिलॉन है, जो डेल्टा और एप्सिलॉन है, ये जो डीएनए पॉलीमरेज होते हैं यूकैरियोट्स में उसके अंदर मेन एंजाइम्स होते हैं। मेन एंजाइम्स क्यों होते हैं, इनको मेन इसलिए कहा गया है क्योंकि ये जो पॉलीमराइजेशन करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर, जो अपन न्यू स्ट्रैंड जोड़ते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड और लीडिंग स्ट्रैंड का जो फॉर्मेशन होता है वो ये दोनों एंजाइम्स ही करते हैं। ठीक है। थीटा की बात करें, थीटा एंजाइम्स क्या करता है, क्रॉस स्ट्रैंड होते हैं उनको क्या करता है, रिपेयर करता है। ठीक है। और बाकी जैसे ये हो गया सिग्मा, ठीक है, ये लैम्डा, ये माइक्रोन, ये कापा, ये नीटा, ये आयटा और ये जीटा, ये सारे जो डीएनए पॉलीमरेज होते हैं वो SOS रिपेयर मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं। यानी अपन देखें कि जो पॉलीमराइजेशंस की बात हो रही है, जो पॉलीमरेज एंजाइम्स होते हैं वो मेनली जैसे प्रोकैरियोट्स के अंदर बात करें तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। ठीक है। और यूकैरियोट्स के अंदर बात करें तो यूकैरियोट्स के अंदर मेन जो रेप्लिकेशन में पॉलीमरेज अल्फा और पॉलीमरेज डेल्टा और पॉलीमरेज एप्सिलॉन, ये तीन एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं, मेन रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर अपन रेप्लिकेशंस का लगभग अपना कंप्लीट हो गया, एंजाइम्स, प्रोटीन एंजाइम्स। और इसके बाद में कुछ देखिए अपन, जैसे यहाँ पर अपन बात करें कि अल्फा सब यूनिट क्या करती है, रेप्लिकेशन करती है, प्राइमिंग करती है, बीटा बेस एक्सेशन, ये वही है कि इनका क्या क्या रोल होता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है। दूसरा यहाँ पर यूकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज, यहाँ पर अल्फा जो रेप्लिकेशन करता है डीएनए एंड रिपेयर करता है। ठीक है। बीटा डीएनए रिपेयर, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज, गामा रेप्लिकेशन इन माइटोकॉन्ड्रिया, और डेल्टा क्या करता है, रेप्लिकेशन के अंदर मेन एंजाइम्स हैं, और एप्सिलॉन भी क्या करता है, रेप्लिकेशन करता है। तो ये दो एंजाइम्स अपन ने बात की थी कि ये दोनों एंजाइम्स क्या करते हैं, रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं। और यहाँ पर एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी की बात करते हैं, यहाँ पर ये दोनों एंजाइम्स एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी शो नहीं करते, ये तीनों एंजाइम्स एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी शो करते हैं। यहाँ पर देखोगे तो जिसके पास डबल स्टार है वो डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा है, और ये पॉलीमराइज करने का मेन एंजाइम्स है। ठीक है। इसके बाद में अपन बात करें कि अपना एंजाइम्स लगभग कंप्लीट हो गए। एंजाइम्स के बाद में अपन को पढ़ना है कि जो रेप्लिकेशन की मैकेनिज्म्स हैं, एंजाइम्स के बाद में अपन पढ़ेंगे क्या, मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है। मैकेनिज्म्स की बात करें या मैकेनिक्स की बात करें, जो डीएनए रेप्लिकेशंस होता है उसकी मैकेनिज्म्स की बात करें तो तीन चीजें इसमें यानी तीन स्टेजेस आती है, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। इनिशिएशन की बात करें तो इनिशिएशन में किस तरह से डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, स्टार्ट होता है। इलोंगेशन की अपन बात करें तो इलोंगेशन में किस तरह से जो न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए होता है उसका फॉर्मेशन होता है। टर्मिनेशन की बात करें तो डीएनए जो रेप्लिकेशन होता है वो कब एंड करता है या कब स्टॉप होता है, कब उसको स्टॉप करना है, वो चीजें क्या कहलाती है, टर्मिनेशन के अंदर बात करेंगे। ठीक है। तो ये तीन चीजें हैं, और इससे अपन आज के लेक्चर में या इस लेक्चर में हो पाएगा तो इनिशिएशन की बात करेंगे।
ठीक है। और लास्ट में अपने उसकी बात की थी पॉलीमरेज एंजाइम्स की। पॉलीमरेज एंजाइम्स में जैसे एक चीज और है, देखोगे तो यहां पर, चलो वो नेक्स्ट अपन देख लेंगे इसे कंटिन्यू, ठीक है। यहां पर देखोगे तो सबसे पहले अपन बात करेंगे वो क्या है, यानी अपन स्टार्ट कर रहे हैं रेप्लिकेशन, ठीक है। रेप्लिकेशन की जो फर्स्ट स्टेज है इनिशिएशन। इनिशिएशन को स्टार्ट करने से पहले अपने को एक चीज पता होनी चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये अपन ने जब सिमिलैरिटीज पढ़ी थी प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन में, तो उस टाइम पे अपन ने एक चीज पढ़ी थी कि चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट्स हो, दोनों में जो रेप्लिकेशन होता है उसके अंदर 80 रिच सीक्वेंस होती है, एडेनिन थाइमिन रिच सीक्वेंस होती है। और एडेनिन थाइमिन रिच सीक्वेंस क्या करती है, इसके बीच में डबल बॉन्ड होता है और इसको ब्रेक करना इजीली क्या हो जाता है, इजी हो जाता है, ब्रेक इजीली हो सकता है। यहां पर अपन प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में जो ORI साइट होती है वो उसको कहते हैं, इकोलाई के अंदर बात करें ORIC साइट, ठीक है। ORIC साइट क्या होती है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होती है, ठीक है। यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स के अंदर बात करें तो ORC 1 to 6, ठीक है। ORIC और ORIC 1 to 6 ये इसके अंदर यूकैरियोट्स के अंदर। यहां पर अपन ने उस टाइम पे बात की थी कि 245 बेस पेयर लॉन्ग क्या होती है, सीक्वेंस होती है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब देखो इस 245 पे जो बेस पेयर होते हैं उसमें क्या क्या रीजन्स प्रेजेंट होते हैं, इसको समझना। देखो यहां पर देखोगे तो यहां पर DUE, ये यहां पर जो रीजन बता रहा है वो रीजन कहलाता है DUE, DNA अनबाइंडिंग एलिमेंट। इसको क्या कहेंगे, DNA अनबाइंडिंग एलिमेंट। अब इस DNA अनबाइंडिंग एलिमेंट में क्या होती है, 3 डायरेक्ट रिपीट होती है और 3 डायरेक्ट रिपीट होती है। मतलब यहां पर अपन देखें तो यहां पर देखोगे तो यहां पर ऐसे 3 रिपीट सीक्वेंस होती हैं, 3 रिपीटेड सीक्वेंस होती है। और 3 रिपीटेड सीक्वेंस को क्या कहते हैं, 13 मर। तीनों को क्या कहेंगे, 13 मर, 13 मर। 13 मर क्या होती है, सीक्वेंस होती है। यहां पर ये 13 मर सीक्वेंस होती है यहां पर, यानी 13 न्यूक्लियोटाइड की ऐसी सीक्वेंस होती है जो लगातार रिपीट हो रही हो, और उसमें एडेनिन थाइमिन भी होते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। यहां पर फर्स्ट बात ये DUE, इसको कहते हैं DNA अनबाइंडिंग एलिमेंट, या यहां पर अपन कह सकते हैं कि जो ORIC साइट होती है उसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो 13 मर, एक तो क्या होती है 13 मर, और एक होता है 9 मर। यानी ये रिपीटेड सीक्वेंस होते हैं, 13 मर और 9 मर रिपीटेड सीक्वेंस होते हैं। यहां पर 13 मर होते हैं कितने, 3 होते हैं। 13 मर कितने होते हैं, 3 रिपीटेड सीक्वेंस होते हैं, ठीक है। और दूसरे की बात करें, नेक्स्ट होता है DOR। DOR का फुल फॉर्म क्या होगा, DNA ओलिगोमेराइजेशन रीजन। ये क्या कर रहा है, DNA ओलिगोमेराइजेशन रीजन्स होता है। इस रीजन के अंदर देखोगे तो इस रीजन के अंदर होती है 9 मर, ठीक है। 13 मर की बात करें तो 13 मर 3 सीक्वेंस होती हैं, और 9 मर की बात करें 5 रिपीट सीक्वेंस होती है। ये 3 रिपीट सीक्वेंस होती है और ये 5 रिपीटेड सीक्वेंस होती है। कई बुक में देखोगे तो यहाँ पर 4 9 मर ही शो किया जाता है, ठीक है। यहां पर देखो तो R1 to R5, यहां पर देखोगे R1 यहां पर ये है R1, R2 यहां पर है, R3 नहीं है, यहां पर R3, R4 और R5, यानी R2 1 2 3 4 और 5, ये ठीक है। यहां पर ये 5 क्या होते हैं, रिपीटेड सीक्वेंस होते हैं। इन 5 रिपीटेड सीक्वेंस को कहते हैं अपन 9 मर, यानी यहां पर कितने मर होते हैं, 9 मर।
और यहाँ पर 9 पर क्या बाइंड होता है, जो डीएनए ए प्रोटीन होती है यहाँ पर आकर बाइंड होती है और इनिशिएशन को क्या करती है, स्टार्ट करती है। एक प्रोटीन का नाम अपन ने पढ़ा था पीछे स्टार्टिंग में, डीएनए ए प्रोटीन, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखोगे तो R1 से 9 होते हैं, 9 R1 to R5 9 सीक्वेंस होती है, इन्वर्टेड रिपीट होती है, कैन बाइंड विथ ATP एंड ADP बाउंड डीएनए ए, यानी जो यहाँ पर डीएनए ए बाइंड होती है, कहाँ पर, डीएनए ए प्रोटीन यहाँ पर क्या होगी, बाइंड होगी 9 पर, और 9 पर बाइंड होगी तो क्या होगा, ATP के साथ क्या होगी, वो बाइंड होगी। यहाँ पर देखोगे तो I1, I2, I3 ये बाइंड होती है किसके साथ, डीएनए ए के साथ ATP, ये इसके अंदर अलग रीजन होता है। लेकिन मेनली इसके अंदर देखोगे तो दो ही चीजें मेन है, कौन से, 13 और 9। 13 और 9 ये होता है किसके अंदर, इसके अंदर बात करें अपन किसके अंदर, प्रोकैरियोट्स के अंदर। और यूकैरियोट्स के अंदर बात करें तो यूकैरियोट्स के अंदर जैसे एक वायरस का नाम है SV40 के अंदर बात करें तो इसके अंदर टोटल कितने बेस पेयर होते हैं, 65 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। 65 बेस पेयर्स के अंदर देखोगे तो ये क्या है, एक डीएनए का सीक्वेंस है, इसके अंदर टोटल 65 बेस पेयर है। और यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 2 साइट है, ईपी साइट, इसको कहेंगे ईपी साइट्स, और यहाँ पर 4 होती हैं रिपीटेड सीक्वेंस पी साइट। जिस तरह से ई कोलाई में अपन बात करें, ई कोलाई में कितना बेस पेयर की सीक्वेंस होती है, 245 बेस पेयर की सीक्वेंस होती है, ठीक है। उसके अंदर यहां पर होते हैं 13 और यहां पर ये 5 सीक्वेंस होते हैं 9, ठीक है। तो ये होता है इकोलाई की बात, और ये हो गया किसका, SV40 की बात, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप के जो वो होते हैं डीएनए होते हैं, उनके अंदर डिफरेंट सीक्वेंस या डिफरेंट बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पर डिफरेंट ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट होती है, उसके अंदर बेस पेयर भी डिफरेंट होते हैं। तो फर्स्ट अपन ने बात की इकोलाई के अंदर 9 सीक्वेंस और 13 सीक्वेंस होते हैं, क्योंकि जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में पढ़ते हैं। अपन प्रोकैरियोट्स में बात करेंगे तो प्रोकैरियोट्स के अंदर किसकी बात करनी है, अपने को इकोलाई की बात करनी है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें कि हाउ बीटा क्लैम्प पीसीएनए रिंग मेक्स डीएनए पॉलीमरेज प्रोसेसिंग, यानी ये पार्ट है किसका, कि डीएनए पॉलीमरेज का ही है, और डीएनए पॉलीमरेज किस तरह से अपना जो प्रोसेसिविटी है वो शो करता है, किस तरह से डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, प्रोसेसिविटी शो करता है। यहां पर देखोगे तो यहां पर प्रोसेसिविटी में लोडिंग ऑन डीएनए पॉलीमरेज 3rd इन प्रोकैरियोट्स, जो बीटा क्लैंप है, अभी अपन ने बात की थी, बीटा क्लैंप किसके अंदर प्रेजेंट होती है, बीटा क्लैंप प्रोकैरियोट्स के अंदर, और पीसीएनए रिंग किसके अंदर, यूकैरियोट्स के अंदर, ठीक है। और यहां पर जो प्रोकैरियोट्स के अंदर जो बीटा क्लैंप होता है वो लोडेड होता है डीएनए पॉलीमरेज 3rd इन प्रोकैरियोट्स में। किसके ऊपर लोड होता है, पॉलीमरेज 3rd के ऊपर। जो डीएनए पॉलीमरेज 3rd अपन ने बात की थी, कोर प्रोटीन्स भी थे उसमें, उसके ऊपर क्या होता है, लोड होता है, ठीक है। यूकैरियोट्स की बात करें तो डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन और डेल्टा इन यूकैरियोट की जो बीटा क्लैंप होती है, जैसे अभी अपन ने यहाँ पर रिंग की बात की थी, इस तरह से डीएनए पॉलीमरेज की 3rd की बात की थी, तो यहाँ पर जो बीटा क्लैंप होता है वो लोड होता है किसके ऊपर, डीएनए पॉलीमरेज 3rd के ऊपर। जो पीसीएनए रिंग होती है वो लोड होती है किसके ऊपर, एप्सिलॉन और डेल्टा के ऊपर, ठीक है। इनको लोडिंग करवाने के लिए एक स्पेसिफिक क्या चाहिए, क्लैंप लोडर चाहिए। स्पेसिफिक क्या चाहिए, इसको क्लैंप लोडर चाहिए। और क्लैंप लोडर की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में गामा सब यूनिट होती है, वो एक्ट एज क्लैंप लोडर।
यानी जो पीसीएन है या बीटा क्लैंप है वो क्या करता है, प्रोसेसिविटी शो करता है। ये क्या करता है, प्रोसेसिविटी शो करता है। कैसे करता है ये अपन बात करेंगे, ठीक है। जो मतलब ये रिंग है ना, ये प्रोसेसिविटी शो करेगी। प्रोसेसिविटी का मतलब ये है कि ये डीएनए पॉलीमरेज को बहुत ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड ऐड करने के लिए और बहुत कम न्यूक्लियोटाइड ऐड करने के लिए एक मशीनरी की तरह कार्य करेगा। यानी कब कौन जो डीएनए पॉलीमरेज है जो बहुत ज़्यादा प्रोसेसिविटी शो करेगा, प्रोसेसिविटी ज़्यादा रेप्लिकेट करेगा, कब प्रोसेसिविटी कम शो करेगा, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, बीटा क्लैंप और पीसीएनए रिंग के ऊपर, ठीक है। जो बीटा क्लैंप रिंग होती है वो किसके अंदर होता है, प्रोकैरियोट्स में, और पीसीएनए रिंग किसके अंदर होती है, यूकैरियोट्स के अंदर होती है, ठीक है। यहाँ पर जो लोड होता है वो थर्ड पॉलीमरेज के ऊपर, ठीक है, बीटा क्लैंप, और जो ये होती है पीसीएनए रिंग होती है एप्सिलॉन और डेल्टा के अंदर। इनको लोडिंग करवाने के लिए अपन ने बात किया था, एक यूनिट होती है कौन सी, गामा सब यूनिट, और उसको दूसरा नाम गामा कॉम्प्लेक्स भी अपन ने बात की थी। उसके अंदर एक सब यूनिट होती है, वो इसको क्या करवाती है, लोड करवाती है। बात यहाँ पे याद रखनी है कि यूकैरियोट्स में जो लोडिंग फैक्टर्स होता है, जो बीटा क्लैंप या क्लैंप का लोडिंग फैक्टर होता है वो होता है रेप्लिकेशन फैक्टर सी, RFC होता है। वो पीसीएनए को क्या करवाता है, रिंग को लोड करवाता है। यानी RFC क्या करेगा, RFC पीसीएनए को लोड करवाएगा। किसको लोड करवाएगा, पीसीएनए को। और जो यहां पर देखोगे गामा सब यूनिट होती है वो किसको लोड करवाएगी, बीटा क्लैंप को। और ये बीटा क्लैंप और ये दोनों ही क्या करते हैं, बीटा क्लैंप पर ये दोनों ही क्या कर रहे हैं, दोनों ही बीटा क्लैंप और पीसीएनए रिंग क्या करते हैं, प्रोसेसिविटी शो करते हैं। किस तरह से, देखो इस डायग्राम में अपन देखते हैं कि यहां पर क्या है, डीएनए, ये कोई डीएनए दे रखा है, ठीक है, ये कोई क्या दे रखा है, डीएनए। अब डीएनए पे देखोगे तो यहाँ पर प्राइमर पहले से ही क्या है, ऐड है, प्राइमर ऐड है, मतलब यहाँ पर OH ग्रुप क्या है, फ्री है। अब यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज बाइंड करते हैं। अब दो टाइप के डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पर बाइंड कर सकते हैं, एक तो स्लो और एक फास्ट वाले। कैसे, देखो कि यहाँ पर देखोगे तो तुम एक पॉलीमरेज के पास, यहाँ पर देख रहे हो एक पॉलीमरेज के पास रिंग है, इस रिंग को कहते हैं अपन क्या, इस रिंग को कहते हैं क्लैंप। इसको क्या कहते हैं, क्लैंप। यानी यहां पर इंडिविजुअल ये नहीं दे रखा, प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट, एक क्लैंप होता है। क्लैंप जैसे बात करें कि यहां पर बीटा क्लैंप भी हो सकता है, पीसीएनए रिंग भी हो सकता है। तो यहां पर तो क्या ऐड है, क्लैंप, यहां पर ऐड नहीं है। तो जो डीएनए पॉलीमरेज होता है वो दो टाइप का हो सकता है, एक तो होता है पुटेटिव या फिर इसको कह सकते हैं नॉन प्रोसेसिव डीएनए पॉलीमरेज। नॉन प्रोसेसिव का मतलब नॉन है, प्रोसेसिव नहीं कर रहा है, ज्यादा डीएनए का सिंथेसाइज नहीं कर रहा है। दूसरा है प्रोसेसिव डीएनए पॉलीमरेज। प्रोसेसिव का मतलब क्या होगा, ये बहुत ज्यादा क्या कर रहा है, न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर रहा है, ठीक है। तो ये प्रोसेसिविटी को इंक्रीज करने के लिए या कम करने के लिए क्या होते हैं, क्लैंप्स होते हैं। यहां पर देखोगे तो यहां पर डीएनए सिंथेसिस क्या हो रहा है, फास्ट हो रहा है। यहां पर सिंथेसिस होगा तो यहां पर क्या होगा, 1 डीएनएटीपी ऐड हो रहा है। यानी जो ये डीएनए पॉलीमरेज है इसके पास क्या नहीं है, क्लैंप रिंग नहीं है, यानी क्लैंप नहीं है। तो ये शॉर्ट डिस्टेंस ही क्या करेगा, ट्रेवल करेगा, ठीक है। ये शॉर्ट डिस्टेंस ही क्या करेगा, ट्रेवल करेगा। और यहां पर देखोगे तो यहां पर देखो, यहां पर इसने एक न्यूक्लियोटाइड ऐड किया है, डीएनटीपी ऐड किया है, यहां पर इसने बहुत सारे डीएनटीपी ऐड कर दिए। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसके साथ क्या था, क्लैंप था। इसके पास क्या था, बीटा क्लैंप कह सकते हैं, पीसीएनए रिंग, इसके पास क्लैंप था, जिसके कारण ये लॉन्ग डिस्टेंस क्या करता है, ट्रेवल करता है। ये क्या करता है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल करता है। और बाद में डीएनए पॉलीमरेज क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज रिलीज हो गया और क्लैंप भी क्या हो गया, रिलीज हो गया। तो ये समझ में आया किस तरह से जो बीटा क्लैंप है और पीसीएनए रिंग है वो क्या करता है, पॉलीमरेज प्रोसेसिविटी शो करता है, ठीक है। यहां पर अपन ने बात कर ली प्रोसेसिविटी किस तरह से शो कर रहा है। अब बात करेंगे अपन इनिशिएशन इन प्रोकैरियोट्स।
यहाँ पर से अपना जो इनिशिएशन यानी मैकेनिक्स की बात करें या मैकेनिज्म्स की बात करें वो यहाँ से स्टार्ट होगा, और ये अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके।